आज हम आप लोगों को 5th चैप्टर मैंने मैग्नेट्स शुरू किया था, जिसमें हमने डिटेल्स में आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था। आल्सो पिछले 2 पीरियड्स में हमने आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताया था, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बताया था, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है तथा पृथ्वी के चुंबकत्व के कौन कौन घटक हैं, जिसमें हमने पृथ्वी के किसी स्थान पर ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डीप सर्किल तथा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप का डिटेल्स डिफिनीशन, उसका कंसेप्ट हमने आपको बताया था। पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व या यूं कहें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होते हैं। एक क्षैतिज घटक H = BE cos डेल्टा तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक BE sin डेल्टा, जहां डेल्टा डीप सर्किल में एंगल ऑफ डीप होता है, यानी मैग्नेटिक नीडल क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, इस एंगल को डीप एंगल या नमन कोण कहते हैं। यहाँ से V/H आपको tan डेल्टा मिलता है, अर्थात डेल्टा = tan इनवर्स V/H। इस फार्मूले से हम किसी भी स्थान पर जो नमन कोण होता है, इस नमन कोण के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ पे इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके, स्क्वायर करके और ऐड कर दें, तो आप देखते हैं H² + V² = BE²। BE = √H² + V²। इस तरह यदि हमें किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट V यदि हमें मालूम है, तो उस विशेष स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस फार्मूले से उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में एक आवश्यक डेरिवेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल।
ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आप जानते हैं कि यदि पदार्थों को उनके चुंबकीय जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुण है, उसके आधार पर यदि उनका क्लासिफिकेशन करें तो हमें 3 तरह के पदार्थ मिलते हैं, जिसमें पहले को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा पदार्थ होता है जिसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसे हम डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग और एक्टिविटीज के बेसिस पर जब हम पदार्थों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रकृति में 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के चुंबकत्व का कारण क्या है और इन पदार्थों के चुंबकत्व का जो व्याख्या है, उन व्याख्याओं को इस साल नए सिलेबस में आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। यहाँ सिर्फ हमें इन पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें विस्तृत में देखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। यदि कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के किसी सैंपल को वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इस पदार्थ को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर ताप को आसानी से परिवर्तित किया जा सके। अतः इन पदार्थों पर ताप को परिवर्तित करके यदि इनके गुण का अध्ययन करें, खासकर इसका जो गुण है जिसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे चुंबकीय ग्राहिता कहते हैं, हिंदी में चुंबकीय ग्राहिता, और इसे हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये चुंबकीय ग्राह्यता मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु यदि इसमें सैंपल में यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ लें, अनुचुंबकीय पदार्थ को लेकर और इस पर ताप परिवर्तन किया जाए, अर्थात इस पदार्थ के ताप को बदला जाए, तब हम देखते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, चुंबकीय ग्राह्यता है काई एम, ये इस अनुचुंबकीय पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन। इसको सबसे पहले क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा इस रिलेशंस को स्थापित किया। यहाँ पे काई एम इजकल टू सम कांस्टेंट अपॉन टी, जहाँ ये कांस्टेंट सी इज ए कांस्टेंट इस नियतांक को क्यूरी नियतांक कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। दैट मीन्स काई एम इजकल टू सी अपॉन टी, दिस इज का क्यूरी लॉ। काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी को हम क्यूरी लॉ कहते हैं। क्यूरी ने इस रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थों के जो चुंबकीय ग्राह्यता है वह उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्यूरी लॉ कहते हैं। नेक्स्ट, यदि इस अनुचुंबकीय पदार्थ के स्थान पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लौ चुंबकीय पदार्थ रखा जाए, लौ चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब हम लौ चुंबकीय पदार्थ को रखकर इसके ताप को परिवर्तित करते हैं तो ताप के साथ हम देखते हैं कि किसी भी लौ चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप तक यदि गर्म करें तो उस निश्चित ताप के बाद इस लौ चुंबकीय पदार्थ का जो बिहेवियर है वो परिवर्तित हो जाता है। अर्थात एक निश्चित ताप के बाद लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस निश्चित ताप को टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं।
इस ट्रांजिशन टेम्परेचर या इसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं, ये हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नियत रहता है। जैसे लोहे के लिए इसकी वैल्यू 1043 डिग्री केल्विन होता है, 1043 केल्विन होता है। दूसरे और लौह पदार्थों के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। दिस मीन्स लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप यदि 1043 डिग्री केल्विन से नीचे है तो वह लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को शो करता है, और यदि उसे उसका ताप 1043 केल्विन से ज़्यादा कर दिया जाए तो वही पदार्थ अनुचुंबकीय तरह बिहेव करता है। तो प्रत्येक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के नीचे वह लौह चुंबकीय होते हैं और उसके बाद वह अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अतः क्यूरी के साथ वीश ने मिलकर इन लौह चुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बियॉन्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर is inversely proportional to the temperature difference of the specimen minus transition temperature. This chi m is equal to C upon T minus Tc। यहाँ C is another constant। ये जो नियतांक है C, इसको क्यूरी वीश कांस्टेंट कहते हैं। क्यूरी वीश कांस्टेंट and this relation is called Curie-Weiss law। अतः इन कंक्लूडेड फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राह्यता उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों की सुग्राह्यता उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर तथा ट्रांजिशन टेम्परेचर के डिफरेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह हमने यहाँ देखा जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, चुंबकीय पदार्थ हैं, ये पदार्थों पे ताप का क्या प्रभाव होता है। अब हम देखेंगे कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनका कुछ विशेष व्यवहार होता है
उन विशेष स्पेशल जो बिहेवियर होता है, स्पेशल जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके इसी स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन लौह चुंबकीय पदार्थों को हम क्लासिफाई करते हैं और सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन अर्थात स्टील में इन पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मोस्टली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, नियम, ऑलनिको, यही सब लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसा कि आपने पिछले डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसमें आपने पढ़ा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ जब हम वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं और इनके अधिक मात्रा में चुंबकित होने के कारण ही इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर होता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन 1000 होता है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थों की परमिएबिलिटी का मान 1000 से अधिक होता है, या इस बात का संकेत करता है कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तीव्र मात्रा में ये चुंबकित हो जाते हैं और इनकी तीव्र मात्रा में जो चुंबकन होता है इसको हम बहुत आसानी से डोमेन थ्योरी के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ये लौह चुंबकीय पदार्थ इतनी ज़्यादा मात्रा में चुंबकित क्यों हो जाते हैं। इसके लिए आप हमारा पिछला क्लास का वीडियो देखिए जिसमें आपको हमने बताया था डोमेन थ्योरी के आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकन की व्याख्या। यहाँ हम एक इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लौह चुंबकीय पदार्थों की जिसे हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। हिस्टेरेसिस, इसे हम चुंबकीय सहथिल्यता कहते हैं, हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये एक नई प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का अध्ययन आज की क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। यदि किसी स्पेसिमेन को हम एक बर्तन में लौह चुंबकीय पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेकर इस लौह चुंबकीय पदार्थ पर हम H अप्लाई करते हैं, चुंबकीय की जो तीव्रता है इसको इस स्पेसिमेन पर लगाते हैं,
जो इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इजकल टू NI, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड यदि लौ चुंबकीय पदार्थ के स्पेसिमेन पर हम अप्लाई करें तो ये लौ चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटाइज्ड होते हैं, अर्थात इनमें मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है और उसके मैग्नेटिक इंडक्शन मान लेते हैं ये B है। अब हम किसी लौ चुंबकीय पदार्थ पर अप्लाइड H को एक्स एक्सिस पर तथा उसमें प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू को y एक्सिस पर प्लॉट करें तथा H के इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ V के वैल्यू को हम x और y के बीच यदि हम यहाँ ग्राफ पर इस वैल्यू को प्लॉट करें तो हम देखते हैं जैसे जैसे H की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी इंक्रीज होता है, परंतु इनका इंक्रीज लिनियरली नहीं होता है, रैखिक नहीं होता है, एक डिफरेंट वे में ये इंक्रीज करते हैं। परंतु H के एक डेफिनिट मान के बाद यदि H की वैल्यू को और अधिक हम बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात उसके बाद B की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती है। B के इस वैल्यू को सैचुरेशन कहते हैं, अर्थात सैचुरेशन के बाद H का मान चाहे जितना बढ़ा दें उस स्पेसिमेन में मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू और अधिक नहीं बढ़ेगी, अर्थात पूरा मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्पेसिमेन बिकम्स मैक्सिमम and that maximum values become constant and cannot increase after that। अब हम पुनः मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू को डिक्रीज करें तो B का मान डिक्रीज करता है, बट दे आर do not repeat its previous path। डिक्रीज तो करता है लेकिन ये दूसरे पाथ से होकर यह डिक्रीज करता है, और उस समय जबकि प्रीवियस पाथ में जब H की वैल्यू 0 थी उस समय V की वैल्यू 0 थी, परंतु रिवर्स डायरेक्शन में H के मान को घटाने पर B का मान घटता है, लेकिन जब H का मान 0 होता है उस समय B का मान 0 न होकर एक कांस्टेंट V0 वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड H 0 करने के बावजूद भी मैग्नेटिक स्पेसिमेन में मैग्नेटिक मटेरियल के जो स्पेसिमेन हमने यहाँ लिया है उस स्पेसिमेन में मैग्नेटिक मोमेंट
की मात्रा वहाँ पर अवशेष रह जाती है। देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स इन द स्पेसिमेन दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। अब इस वैल्यू को यदि हमें 0 करना है तो हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अब रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा, यानी उसके डायरेक्शन को चेंज करना होगा। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि H के एक अपोजिट वैल्यू के लिए, रिवर्स वैल्यू के लिए C पर आकर B का मान 0 होता है। यदि इसके बाद H की वैल्यू को अगेन इंक्रीज करते हैं तो B मैग्नेटाइज जो होता है मटेरियल, वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है और पुनः अगेन दिस वैल्यूज ऑफ B becomes constant that go into saturation। इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में H की वैल्यू का मान, उसकी वैल्यू जितना भी इंक्रीज करें, अब V0 यानी मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज नहीं करता है। पुनः डायरेक्शन चेंज करें H का, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, फिर हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट पुनः धीरे धीरे कम होता है और एक दूसरे पाथ से होता हुआ अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाता है। दैट इज A, दैट इज B। ये ग्राफ ये बताता है कि हम किसी भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को यदि मैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन के दौरान डिफरेंट H के लिए B का मान डिफरेंट होता है। यदि हम उसे पुनः डीमैग्नेटाइज करते हैं तो ड्यूरिंग द डीमैग्नेटाइजेशन the magnetizing specimen does not repeats its original path। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के प्रक्रिया में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट नहीं करता। यानी जो वैल्यू मैग्नेटाइजेशन के समय H के जिस वैल्यू के लिए V की जो वैल्यू होती है, ठीक H के डीमैग्नेटाइजेशन के समय H के उस वैल्यू पर B की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट रिपीट इट्स हिस्ट्री and this property of ferromagnetic material is called hysteresis। हिस्टेरेसिस ये मैग्नेटिक मटेरियल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी बेसिस पर यदि एक स्पेसिमेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करें उसके सैचुरेशन तक, फिर डीमैग्नेटाइज करें और फिर रिवर्स डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज करें सैचुरेशन तक और फिर डीमैग्नेटाइज करें, तो इस तरह हमें एक क्लोज लूप प्राप्त होता है। यहाँ पर एक क्लोज लूप के फॉर्म में हमें ये कर्व प्राप्त होता है। इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। इस हिस्टेरेसिस लूप के बेसिस पर ही हम
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। जिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यह हिस्टैरिसीस लूप चौड़ा होता है, वाइड होता है, उन्हें हम हार्ड आयरन कहते हैं, जैसे स्टील एंड अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड हार्ड आयरन। जिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये हिस्टैरिसीस लूप पतला होता है, थिनर होता है, उन्हें हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं, जैसे नर्म लोहा इत्यादि। अतः हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है, ये एरिया एक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के पूरे साइकिल में उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक एनर्जी कितनी लॉस होती है, या इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, जिस समय H की वैल्यू 0 है, उस समय मैग्नेटिक मटेरियल के पास, मैग्नेटिक स्पेसिमेन के पास कितना मैग्नेटिक मोमेंट अवशेष रह जाता है, रेजिड्यूअल रह जाता है, यहाँ रेजिड्यू के रूप में बचा रह जाता है, जिसे हम ग्राफ में OB0 के द्वारा दिखा रहे हैं। इस वैल्यू को हम रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, इसी को हम रिमोनेंस भी कहते हैं। या इसका तीसरा नाम है रेंटिविटी। अर्थात ड्यूरिंग द डीमैग्नेटाइजेशन, व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम्स 0, the remaining magnetic moment at that time in the specimen is called residual magnetism or remanence or rentivity. This residual magnetism को रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसे 0 कर सकते हैं। That means the value of reverse magnetic field H, magnetizing field H, at which the residual magnetism becomes 0 is called as OC, and it is called coercitivity, TVT। इसे हम कोएर्सिटिविटी के नाम से जानते हैं। ये दो चीज़ें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी कोएर्सिटिविटी और रेंटिविटी के बेसिस पर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफाई करते हैं हार्ड आयरन एंड सॉफ्ट आयरन में, और इन्हीं हिस्टैरिसीस लूप, कोएर्सिटिविटी और रेंटिविटी के आधार पर हम मैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं कि हमें ट्रांसफार्मर या जो सोलिनॉइड होता है उसके कोर के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, बट परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हार्ड आयरन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका मैग्नेटिज्म आज ये ओवर होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका न्यूमेरिकल्स हम आपको PDF के माध्यम से सेंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कल शुरू करेंगे।